नमस्कार। मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन पे। वीडियो महत्वपूर्ण रहेगी आप सभी लोगों के लिए। जैसा कि आप बोर्ड के पीछे भी देख रहे होंगे कि हम आज यहाँ पर केवीएस इंटरव्यू में खास तौर पर हिस्ट्री का डेमो टॉपिक कौन सा चूज करना है उसके बारे में विशेष तौर पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये टॉपिक इसलिए मैंने चूज किया है क्योंकि आपके द्वारा बहुत बार मुझसे ये सवाल पूछा गया था कि मैम, हिस्ट्री के लिए या हायर स्टडीज के लिए जब हम कोई टॉपिक चूज करते हैं तो हमें कैसे टॉपिक चूज करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसको लेकर के मैंने ये वीडियो आपके सामने बनाई है। तो देख पाएंगे। देखिए, हिस्ट्री में खासतौर पर मैं पीजीटी की बात कर रही हूँ, टीजीटी की मैं बात यहाँ पर अभी नहीं करूंगी। देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स में सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए इंटरव्यू में बैठने जा रहे हैं केवीएस में, तो जाहिर सी बात है कि इंटरव्यूअर आपसे 10 में से आप मानकर चलिए कि 8 चीजों के बारे में आपको बेहतर जानकारी हो, उसके बारे में जानना चाहेगा और आपसे उम्मीद भी रखेगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन कैंडिडेट्स में ये होती है कि भाई, हिस्ट्री का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। ऐसे में ये तय कर पाना कि कौन सा टॉपिक चूज करें, कैसे उसको प्रेजेंट करें, कनेक्टिविटी कैसे बनाएं, एक मुश्किल चीज यहाँ पर बिल्कुल होती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर मेरी सुझाई गई बातों के बारे में अगर थोड़ा बहुत ध्यान सुनेंगे और देंगे, तो मैं इस चीज से बिल्कुल आपको ये निश्चित कर सकती हूँ कि ये काफी आसान आपके लिए होगा और आप बहुत आसानी से अपने टॉपिक को रिप्रेजेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे। डेमो टीचिंग में और किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे आपको प्रेजेंट करना है, आपके बोर्ड का एंगल क्या है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, इन सभी चीजों के बारे में ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ, तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर जाकर के आप मोर ओवर 20 से ज्यादा वीडियोस है जिसपे कि केवीएस इंटरव्यू को लेकर के मैंने बनाई है, तो जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर हम शुरू करेंगे टॉपिक को लेकर के। देखिए, कुल मिलाकर के अगर मैं देखूं तो हिस्ट्री की आपकी यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 11th-12th की जो एनसीईआरटी है उसको ही पेपर के हिसाब से आप लोगों को रिकमेंडेशन रखा गया था। तो जाहिर सी बात है कि आपका प्राइमरी फोकस किसके ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर बिल्कुल अगेन कोई पीजीटी के लिए इंटरव्यू में बैठने जा रहे हैं तो एनसीईआरटी की किताबों को पढ़कर जाना आपके लिए बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, महत्वपूर्ण है। उससे ज्यादा आप कुछ मत पढ़िए क्योंकि ना उतना आपके पास समय है और ना उससे ज्यादा पढ़ पाएंगे। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो टॉपिक इसमें से चूज करना। देखिए, 11th क्लास की जो आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री की किताब है आपका, उसके बाद पार्ट 1 आता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं इंडियन हिस्ट्री का, पार्ट 2 है मिडिवल हिस्ट्री का, और यहाँ पर पार्ट 3 यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। यानी अगर देखा जाए तो वर्ल्ड हिस्ट्री को भी अगर इंक्लूड कर लेते हैं तो आपके पास कुल मिलाकर 4 किताबें हैं। 4 किताबों का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको मोर ओवर कहीं ना कहीं 400 से ज्यादा टॉपिक्स को कवर करना है, जो एक टफ टास्क है इंटरव्यू में बैठने से पहले प्रिपेयर करना। तो आपको टॉपिक कौन सा चूज करना है, एंशियंट में से चूज करना है, मिडिवल में से चूज करना है, मॉडर्न में से चूज करना है, या यहाँ पर जो 11th क्लास की आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री है उसमें से आप टॉपिक को चूज करेंगे। इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, मैं शुरू में आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि वैसे तो कंप्लीटली आपका एक पर्सनल डिसीजन है कि आप किस टॉपिक को चूज करना चाहते हैं, लेकिन अगर मैं जनरल टॉपिक की बात करूं कि इस टॉपिक के ऊपर आपको चूज करके वहां पर जाना है, हालांकि कोशिश कीजिए कि जितने भी सेक्शंस है आपके, चाहे आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री है और मॉडर्न हिस्ट्री है, इन सभी में से आप कम से कम एक एक टॉपिक प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि हमें नहीं पता है कि इंटरव्यूअर्स वहां पर से वहां किस जो है टॉपिक में से किस पर्टिकुलर किताब में से आपको पढ़ाने का मौका वहां पर देंगे। हालांकि 70% केसेस में ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स को अलाउ कर दिया जाता है कि आप अपने मन से कोई भी टॉपिक वहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वहां पे शर्त केवल इतनी रहेगी कि जो भी टॉपिक आप प्रिपेयर कर रहे हैं वहां पर आपका एक अच्छा खासा कमांड बिल्कुल वहां पर होना चाहिए। तो वहां पर रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो सभी में से टॉपिक प्रिपेयर करके जाना है। मैं अगर प्रेफरेंस की बात करूं कि जिस टॉपिक को आप लेकर आगे जा सकते हैं, वहां पर बिल्कुल मैं जाऊंगी एंशियंट हिस्ट्री का, जो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन वाला टॉपिक है उसको। और अगर मैं यहाँ पर मिडिवल की बात करती हूँ तो मुगल एज को, और साथ में अगर चाहें तो दिल्ली सल्तनत को भी देख सकते हैं, उसमें से कोई टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री में से बिल्कुल आप गांधी एरा को प्रिपेयर कर सकते हैं। 1857 का आपका बहुत शानदार टॉपिक है। ये दोनों 3-4 ऐसे कॉमन टॉपिक हैं जिसको कि आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैम ये तो बड़े कॉमन टॉपिक है, बहुत सारे कैंडिडेट प्रिपेयर करके आएंगे, तो हम कैसे डिफर करेंगे कि आपका टॉपिक सबसे बेस्ट होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर जो सबसे जरूरी, देखिए हिस्ट्री पढ़ते हुए जो आपको ध्यान में रखना है वो है आपका किसी भी चीज को
लिंकअप करना कि किसी भी चीज को आप किस तरीके से इंटरलिंक्ड करते हैं, कैसे उसकी कनेक्टिविटी को बनाते हैं, ताकि आपकी क्लास में बैठा हुआ विद्यार्थी न सिर्फ पास्ट में बीती हुई घटनाओं से लेकर के वर्तमान में भी जो घटनाएं चल रही हैं उससे कनेक्टिविटी जो है क्रिएट कर पाए। यानी कहीं ना कहीं हिस्ट्री का काम यहाँ पर केवल ये नहीं है कि आप कुछ मॉन्यूमेंट्स दिखा दे, कुछ बिल्डिंग्स दिखा दे, उसके पोस्टर और कार्ड्स दिखा दे। यहाँ पर हिस्ट्री का काम बिल्कुल एक आइडियाज को जनरेट करना है, क्रिएट करना है, ताकि बच्चा बहुत क्रिएटिव तरीके से सोच पाए। और अगर मैं क्रिएटिविटी की बात कर रही हूँ तो आपको बिल्कुल ध्यान में होगा कि केवीएस के पेपर में इस क्रिएटिविटी के सवाल से और एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की अगर बात की जाए तो एक अलग वेटेज उसको दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसमें से कोई भी विषय चूज कर सकते हैं। विषय चूज करने से ज्यादा, टॉपिक चूज करने से ज्यादा जो सबसे कंसर्न्ड यानी चिंता का विषय है कि आप प्रेजेंट कैसे करेंगे किसी भी विषय को लेकर के। हालांकि मैं नेक्स्ट वीडियो में एक पर्टिकुलर टॉपिक बनाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि आपको पढ़ाना कैसे है, बट जस्ट मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको प्रेजेंट करते हुए टॉपिक को बता देती हूँ कि कैसे आप एक इंटर डिसिप्लिन टॉपिक को इंटरकनेक्टेड बना सकते हैं और किस तरीके से आप इन्फ्लुएंसिव जो एक इम्पैक्ट है विद्यार्थियों के ऊपर, इंटरव्यूअर्स के ऊपर छोड़ सकते हैं, जो कि आपको बाकी के इंटरव्यूअर्स, बाकी के कैंडिडेट से, माफ कीजिएगा, अलग करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आपसे अगर पूछूं कि एक इंटरव्यूअर हूं और मैंने आपसे पूछा कि भाई आपको 1857 के ऊपर एक यहाँ पर डेमो देना है, तो आप दीजिए और शुरू कीजिए, किस तरीके से आप उसको पढ़ाएंगे। 1857 की बहुत सारे जनरल चीजें हैं कि वो शुरू कैसे हुआ, यानी स्टार्ट कैसे हुआ, क्या क्या चीजें उसमें किन किन की पार्टिसिपेशन थी, उसका कारण क्या था और उसका कंक्लूजन क्या निकल के आया, यही है। यानी हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के बारे में बात करेंगे, हम बहादुर शाह जफर 2 के बारे में बात करेंगे, हम यहाँ पर साथ में ये भी बात करेंगे कि झांसी, नागपुर, उदयपुर, संबलपुर, बाकी के सारे रीजन्स को यहाँ पर कैप्चर किया गया, अवध को किन किन पॉलिसीज के अंडर यहाँ पर कैप्चर किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, इन चीजों के बारे में बात करेंगे। इतनी जनरल बातें यहाँ पर 8वीं क्लास के बच्चे को भी पता होगा क्योंकि वो भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ चुका है, लेकिन आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होने के नाते क्या अलग बता रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा। जैसे आपको यहाँ पर बताना क्या है, सारी चीजों के ऊपर 1 मिनट या हार्डली 2 मिनट का समय लेकर के 1857 जो है ये विद्रोह जो है वो क्यों हुआ और क्यों हम इसको फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस के नाम से जानते हैं, जो सबसे पहली क्रांति के तौर पर जाना जाता है। तो क्या क्या कारण है, कारण आपने बता दिए हैं। अब जो मेन काम आपका शुरू होता है वो है कनेक्टिविटी का। आपको इंटरव्यूअर्स को अब ये बताना होगा कि टीचर को किताब से ज्यादा पता है और उस किताब के बाहर निकलकर अध्यापक विद्यार्थियों को उस टॉपिक से कनेक्ट कर सकता है, पर किस प्रकार से, जब आप उस टॉपिक को वर्तमान से जोड़ेंगे। जैसे मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आपको क्या लगता है कि 1857 की क्रांति होने के बावजूद के बाद किस तरीके से भारत में आज का वर्तमान किस तरीके से प्रभावित हो रहा है, पहली बात। और दूसरी बात अगर मैं यहाँ पे कहूं कि 1857 होने के बावजूद, जो कि एक शुरुआत हो चुकी थी, फिर भी उसके बावजूद अगर देखा जाए तो मोर ओवर 1947 में जाकर यहाँ पर फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस अगर की बात की जाए, नेशनल मूवमेंट जैसी चीजें शुरू होती हैं, तो क्या वजह रही कि पूरे अगर देखा जाए तो मोर ओवर 98-99 ईयर्स का समय हमने यहाँ पर ले लिया। तो उसको हम कहते हैं टॉपिक की कनेक्टिविटी। यानी आपको पता क्या होना चाहिए कि मैं एक मिनट इसको इरेज कर दूं ताकि आप थोड़ा सा ठीक से इसको समझ पाए। आपको जो पता होना चाहिए कि 1857 से लेकर के, अगर मैं यहाँ पर 1757 की बात करूं, मैं अगर यहाँ पर बात करूं 1764 की, मैं अगर यहाँ पर बात करूं 1765 की, और अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ 1905 की, आई थिंक ये क्रोनोलॉजी सब समझ पा रहे होंगे कि मैं बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, यहाँ पर इलाहाबाद की संधि को उससे जोड़ते हुए 1905 यानी बंगाल पार्टीशन तक की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। और 1905 को किस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं टिल 1947 तक, और किस तरीके से इस मूवमेंट ने 1857 से जो कॉमन लोगों का मूवमेंट शुरू हुआ, जिसमें बूढ़ों से लेकर के बच्चों से लेकर के महिलाओं ने पार्टिसिपेशन किया, वो सेम जन आंदोलन, सेम मास मूवमेंट आप देखेंगे कहां पर, 1947 में। ये तो रही बात हिस्ट्री की जो आपको बतानी है, लेकिन आज का जो 21वीं सदी का समाज है उसमें 1857 से कैसे आप प्रभावशाली उसको दिखा सकते हैं। बिल्कुल आप ये बता सकते हैं कि आज भी भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हमें स्वयं को कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखा जाए तो ये अधिकार दिए गए हैं कि आप अपनी बातों को बड़े फ्रीली तरीके से सरकार के सामने रख सकते हैं। और आज के डेमोक्रेटिक हिंदुस्तान की सबसे अच्छी बात यह है कि 1857 से लेकर के 1905 में
या फिर यहाँ पर 1947 में जिस प्रकार से जन आंदोलन होते थे, आज भी 21वीं सदी में जन आंदोलन का एक जो आवाम है उनका पार्टिसिपेशन है, उनके अधिकारों की बात है, या सरकारों के द्वारा एक व्यक्तिगत निर्णय लेने से लेकर के उनकी बातों को रखना, या वोटिंग राइट के द्वारा सरकारों का जनता को रिप्रेजेंटेशन देना, कहीं न कहीं 1857 का अपना एक इम्पैक्ट दिखाता है 21वीं सदी में। जैसे उदाहरण के तौर पर वर्तमान समय में आप जोड़ सकते हैं यहाँ पर महिलाओं को दिए गए अधिकारों को लेकर के, या कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए आपके वोटिंग राइट को लेकर के, या अगले साल चुनाव आने वाले हैं तो किस तरीके से आप उस जन आंदोलन में लोगों की बातों को रख पा रहे हैं, जागरूकता फैला पा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन सारे के सारे आंदोलनों में जो एक कॉमन फैक्टर है वो है देश के प्रति आपकी भक्ति और देश के प्रति आपकी एक बेहतर पॉजिटिव भावनाएं, जो आज भी भारतीय नागरिक होने के नाते हमारे अंदर जिंदा हैं, और विद्यार्थियों के अंदर उनका जिंदा रहना इसलिए जरूरी है ताकि न सिर्फ आप हिंदुस्तान को पूरे विश्व में एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएं, और इस रिप्रेजेंटेशन के बावजूद कहीं न कहीं आप उस रिप्रेजेंटेशन में ये बता पाएं कि इसलिए हिंदुस्तान बाकी अदर वर्ल्ड कंट्रीज से डिफर करती है, अलग करती है, जो हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति को और इतिहास को और भी ज्यादा खास बनाती है। ये मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया है, हालांकि इतिहास बहुत बड़ा है, बहुत कुछ बात करने को है, लेकिन अगर मेरी माने तो मॉडर्न इंडिया के किसी भी टॉपिक को अगर आप चूज करेंगे तो कंफर्टेबल तरीके से इसको प्रेजेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ध्यान केवल इस बात का रखिएगा कि आपका टॉपिक कॉमन नहीं होना चाहिए, और कॉमन है तो किस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि वो इंटरेस्टिंग लगे, और किस तरीके से आप उसको जोड़ पा रहे हैं, क्योंकि यही इतिहास को खास बनाती है। कि अगर आप इतिहास को वर्तमान में और बीत चुके समय से अगर नहीं जोड़ पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं आपके ऊपर या तो सब्जेक्ट कमांड की कमी है, या तो फिर कहीं न कहीं आप सफर कर रहे हैं उस चीज से, जो कि पॉजिटिवली आपको लेकर के बताना है इंटरव्यूअर्स को कि आपको चीजें आती हैं और आप मल्टीपल तरीके से किसी भी सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो रही बात हिस्ट्री की। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मैं बात करूंगी किसी पर्टिकुलर टॉपिक को कैसे आप उसको लेकर के पढ़ाएंगे और चीजों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और खास ध्यान रखिएगा कि एनसीईआरटी की बात हो रही है तो एनसीईआरटी में जितनी भी किताबें हैं, खासतौर पर कवर पेज पे जितनी भी इमेजेस आपकी बनी हुई हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट पार्ट के ऊपर आपका यहाँ पर सारनाथ अशोका स्तंभ की बात की गई है, यहाँ पर जो है हमारे नेशनल एम्बलम की बात की गई है, तो उसको मत छोड़िएगा। ये थर्ड पार्ट में यहाँ पर गांधी जी के द्वारा नेशनल मूवमेंट को अवगत करवाया गया है, तो इनको देखना, पढ़ना नहीं है, देखना मत भूलिएगा। दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन। थोड़ा सा वीडियो लंबा है लेकिन इंफॉर्मेटिव है, जहां पर आप काफी कुछ जान सकते हैं। मैक्सिमम टाइम इसको शेयर कीजिए, और अगर आपको मेरी तरफ से कोई सहायता हिस्ट्री को लेकर के चाहिए, खासतौर पर केवीएस इंटरव्यू में, तो जरूर एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।